जेईई के एक प्रॉब्लम पर कंसीडर कर रहे हैं जो बोर्ड पर है। वीडियो पॉज करके पहले आप प्रॉब्लम देख लीजिए, ठीक है। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। हम वीडियो अभी अपलोड करने में देरी कर रहे हैं क्योंकि जेई का जो एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, जेई मेन का, उसके कारण हम अपने बैच में ज़्यादा व्यस्त रह रहे हैं। फिर भी कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी अपलोड करने का, ठीक है। पहले हम लोग प्रॉब्लम पर आगे बढ़ें। यह एक प्रॉब्लम है जिसे आप देख चुके होंगे। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड है प्रॉब्लम। करंट सर्किट दिख ही रहा है, करंट फ्लो होगा। इसमें पूछा हुआ है, ये इंडक्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है, R1 R2 का वैल्यू दिया हुआ है, ई का वैल्यू दिया हुआ है, सब वैल्यू दिया हुआ है इसमें। और इसमें पूछा हुआ है कि स्टेडी स्टेट के जब मेजर पॉइंट ये सॉरी व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप क्रॉस एल, इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये पूछा हुआ है टाइम के फंक्शन में, इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। और जब स्टेडी स्टेट पे पहुंच जाएगा तब इस R1 रेसिस्टेंस से होकर के कितना करंट फ्लो होगा टाइम के फंक्शन में। ये टू प्रॉब्लम्स इसमें पूछे हुए हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पर, ये इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस क्यों होगा, पोटेंशियल ड्रॉप क्यों होगा। यहाँ तो जो ईएमएफ सोर्स है यह कांस्टेंट ईएमएफ है, दिख रहा है आपको। अल्टरनेटिंग ईएमएफ नहीं है, ये तो डायरेक्ट ईएमएफ है और ये कांस्टेंट है इसका मैग्नीट्यूड। लेकिन जब कांस्टेंट है तो कोई ईएमएफ इंडक्टर के क्रॉस यहाँ पर इंड्यूस नहीं होगा। लेकिन शुरू में जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो जो करंट फ्लो होगा वो अचानक मैक्सिमम करंट नहीं ना फ्लो होगा सर्किट में करंट जीरो से बढ़ना शुरू होता है। तो जब करंट जीरो से बढ़ना शुरू होगा तो इसमें भी करंट जीरो से बढ़ना शुरू होगा, तो करंट इंक्रीज करेगा। तो क्लियर है कि करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स इससे रिलेटेड चेंज होगा जिससे ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो करंट जब चेंज होगा तो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा, करंट जब इंक्रीज होगा तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फैराडेज लॉ E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बी अपॉन डी टी, यानी माइनस एल डी आई अपॉन डी टी के फॉर्म। तो इस सबसे पहले यहाँ करंट देखिए कैसे होगा। इससे स्विच ऑन को ऑन करने पर करंट इसमें यदि आई यहाँ पर पहुंच रहा है तो आई करंट में से इधर मान लीजिए I1 करंट जा रहा है, ऐसे ऐसे करंट I1 यहाँ से आ रहा है और आगे I2 करंट बढ़ रहा है यहाँ पर, तो इसमें I2 करंट जा रहा है। I1 इसमें चला गया और I2 इधर आगे बढ़ा, यही I2 इसमें चला गया करंट। तो अब यही I2 में जितना चेंज होगा di2 अपॉन डी टी, एल di2 अपॉन डी टी, यही इसके क्रॉस ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब ये ध्यान रखना है, यहाँ पर I2 लिख देते हैं। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि यहाँ जो ईएमएफ इंड्यूस होगा इधर प्लस होगा, इधर क्या होगा माइनस होगा, क्योंकि करंट इसमें इंक्रीज हो रहा है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो चलिए हम सर्किट में बड़े वाले ब्रांच ऐसे घूम जाते, बड़े वाले यहाँ पर क्लोज लूप में घूम जाते हैं, केवीएल अप्लाई कर देते हैं। तो चलिए बाई केवीएल सॉल्यूशन में चल रहा है, बाई केवीएल यहाँ पर क्लियर दिख रहा है। हम लोग ऐसे घूम रहे हैं, यदि ऐसे घूम जाते हैं मान लीजिए ऐसे यहाँ पर, तो हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं तो माइनस ई होगा, माइनस से प्लस की ओर बढ़ रहे हैं तो माइनस ई प्लस एल डी आई टू अपॉन डी टी, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो एल डी आई टू अपॉन डी टी होगा यहाँ पर। तो ये लिख देते हैं एल डी आई टू अपॉन डी टी। ये हम यहाँ से ऐसे बढ़ रहे हैं, प्लस से माइनस तो पॉजिटिव होगा, तो प्लस एल डी आई टू अपॉन डी टी, यहाँ पर प्लस I2 इधर प्लस से माइनस के, यहाँ पर करंट के डायरेक्शन में हायर टू लोअर पोटेंशियल, तो प्लस I2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, ऐसे घूम गए। तो इससे हम एल डी आई टू अपॉन डी टी को एक तरफ कर देते हैं, इन दोनों को उधर लेके चले जाते हैं। तो एल डी आई टू अपॉन डी टी
इज इक्वल टू हो जाएगा ई माइनस I2R2। तो इससे di2 अपॉन ई माइनस I2R2 कर दिए इज इक्वल टू dt अपॉन एल हो जाएगा। dt अपॉन ऐसा इसलिए किए कि i वाले को एक तरफ कर दिए जिससे इंटीग्रेशन हो सके। यहाँ पर i एक तरफ, i का वैल्यू हमें फाइंड करना है या पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड करना है, तो i का वैल्यू I2 का वैल्यू फाइंड कर लेंगे तभी पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा, या डायरेक्ट हम पोटेंशियल ड्रॉप भी यहाँ पर देखिए ना मिल जाएगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, यहाँ पर इसको टाइम के रेस्पेक्ट में, इसको करंट के रेस्पेक्ट में, 0 से t तक इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे। तो सबसे पहले करंट, जब टाइम 0 होगा तो करंट भी कितना होगा 0। जब टाइम का वैल्यू t मान रहे हैं उस समय करंट इसमें वैल्यू I2 मान लेते हैं। तो अब यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन दिख रहा है कि e माइनस I2R2 होगा dx अपॉन x जैसा, मतलब दिस इज इक्वल टू आप x मान लेते हैं तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो दिख रहा है यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन, जो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा ना, माइनस के फॉर्म में आएगा और R2 भी मिलेगा इसमें। तो हम लोग जब इसको कुछ एज्यूम करके आगे बढ़ेंगे तो सीधे सीधे ये इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला भी हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं हम लोग, सीधे सीधे लिख देते हैं। आप इंटीग्रेट करके देख सकते हैं, छोटा सा चीज़ है, बेसिक चीज़ है। तो ये हो जाएगा ln e माइनस I2, आई लॉग बेस e भी लिख सकते हैं, दोनों में से जो आप लिखें आप समझ रहे होंगे। केवल नीट वालों के लिए ये सब खाना पड़ रहा है, अदरवाइज जेई वाले तो समझ ही रहे हैं। लॉग बेस e माइनस I2R2 यही इंटीग्रेशन होगा, लेकिन अपॉन माइनस I2 का कोफिशिएंट कितना है माइनस I2, तो अपॉन माइनस I2 हो जाएगा। और इंटीग्रेशन का लिमिट 0 से I2 है, तो ये 0 से I2, इसको छोटे में कर दीजिए, इसका स्मॉल ब्रैकेट कर दिए और स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर कर देते हैं 0 से I2 तक। अब यहाँ पर इधर 1/L बाहर आ गया, dt का इंटीग्रेशन t हो गया 0 से t तक, केवल नीट वालों के लिए ऐसा लिख रहे हैं। अब बिल्कुल सिंपल है, हालांकि इसमें कुछ नहीं है। अब इसको भी वैल्यू जब पुट करेंगे, पहले मैक्सिमम अपर लिमिट यहाँ पर I2 के प्लेस पर तो यहीं रह जाएगा, और फिर I2 के प्लेस पर 0 लोअर लिमिट यूज करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो समझ रहे हैं, ये आ जाएगा लॉग बेस e, नीचे नहीं दिखेगा, नीचे कर देते हैं, लॉग बेस e यहाँ पर आ जाएगा e माइनस I2R2। और ये ध्यान दीजिए, माइनस जब लोअर लिमिट करेंगे तो यहाँ I2 के प्लेस पर 0 करेंगे तो 0 हो गया, तो लॉग बेस e बचा, तो माइनस लॉग बेस e होगा, तो लॉग a माइनस लॉग b। अच्छा एक बार लिख देते हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। लॉग e बेस कितना है e इज इक्वल टू, इधर कितना हो जाएगा माइनस I2 को राइट साइड भेज देते हैं, तो माइनस R2 इंटू टी अपॉन कितना हो जाएगा L, ये आ गया। अब इसको लिख सकते हैं लॉग a माइनस बी इज इक्वल टू लॉग a अपॉन बी, इसको लिख सकते हैं। उसी आधार पर यहाँ पर लिख देते हैं लॉग बेस e, ये हो जाएगा e माइनस I2R2 अपॉन e, ये वैल्यू इज इक्वल टू माइनस R2 इंटू टी अपॉन L। हमको लगता है आप समझ रहे हो यहाँ पर। अब यहाँ एक चीज ध्यान दीजिए आप लोग, ये यहाँ पर एक फॉर्मूला ध्यान दीजिए, इफ a टू द पावर x इज इक्वल टू n हो तो लिख सकते हैं लॉग n बेस a इज इक्वल टू x। जो बेस है वही बेस के फॉर्म में रह जाता है, और n का लॉगरिथम इज इक्वल टू पावर आ जाता है यहाँ पर, या पावर x इज इक्वल टू आ जाता है इसका लॉगरिथम, और बेस a है तो बेस a पर। तो यहाँ इसके आधार पर ये लिखे है, तो यहाँ बेस a है तो a टू द पावर x इज इक्वल टू क्या होगा n, a टू द पावर x इज इक्वल टू n। यहाँ भी वही लिखेंगे, बेस e टू द पावर, ये राइट साइड माइनस R2t अपॉन L इज इक्वल टू हो जाएगा दिस मच, उसी के आधार पर। तो ये तो ब्रैकेट में लिख देंगे, समझने के लिए लिख दिया हमने। अब देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर हो जाएगा e टू द पावर दिस मच इज इक्वल, ये दिस मच इज इक्वल टू ये e माइनस
I2R2 अपॉन E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, e टू दावर माइनस R2T अपॉन L। हमको लगता है समझ रहे हैं आप। अब यहाँ देखिए, ये E माइनस I2R2 यही ना इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर फिगर में, ये यहाँ पर EMF E है बैटरी का और इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी E ही होगा। पूरे यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस ही होगा, और जो यहाँ पोटेंशियल होगा वही ना पोटेंशियल इन सारे पॉइंट्स पर होगा, क्योंकि बीच में कोई रेसिस्टर नहीं है, अगर ना कोई बैटरी है ना कोई EMF है, और यहाँ जो पोटेंशियल होगा वही यहाँ भी होगा। तो इन दोनों के बीच भी पोटेंशियल डिफरेंस E के इक्वल आएगा, इन दोनों के बीच। अब करंट इससे I2 फ्लो हो रहा है, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, I2R2, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा I2R2। तो पूरा E में से I2R2 पोटेंशियल डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा इसके क्रॉस, वही पूछ रहा है। तो E में से I2R2 को सब्ट्रैक्ट करने पर ये जो वैल्यू आएगा, यही पोटेंशियल ड्रॉप होगा इंडक्टर के एक्रॉस। हमको लगता है समझ गए। तो सीधे ये लिख देंगे यहाँ पर E माइनस I2R2 इज इक्वल टू E इंटू E टू द पावर माइनस R2T अपॉन L। यही हो गया आपका पोटेंशियल ड्रॉप इंडक्टर के क्रॉस। आप चाहें तो यहाँ पर I2 का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, और फिर तब जाके इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो माइनस d5e अपॉन dt से भी फाइंड कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। माइनस एल डी आई टू बाई डी टी माइनस एल आई डी आई टू अपॉन डी टी। तो आई टू का वैल्यू फाइंड यहाँ पर करेंगे, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर आएगा। तो हम कान को सीधे नहीं पकड़ के घुमा के क्यों पकड़ने जाएंगे, जब सीधे आंसर दिख रहा है तो घुमाने जाएंगे हम। यहाँ सीधे दिख रहा है पोटेंशियल ड्रॉप, देखिए यहाँ पर E इंटू ई टू द पावर माइनस R2T अपॉन L। अब यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है इसमें, इंडक्टेंस 400 मिली हेनरी, R1 2 ओम, R2 भी 2 ओम, EMF 12 वोल्ट। आप पुट कर दीजिएगा तो वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पर E माइनस IR2, यही ना पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। अब यहाँ ध्यान ये रखना है कि पोटेंशियल ड्रॉप इधर पॉजिटिव होगा इधर नेगेटिव होगा, ये ध्यान रखना। यहाँ पर ये पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो कैसे हो ये देखना है। तो या तो यहाँ से देखिए, और यदि करंट के अकॉर्डिंग देखें, यानी हम फैराडे लॉ से लिखना चाहें तो साइन के साथ लिखना चाहेंगे तो इसको माइनस में लिखेंगे, यानी V ड्रॉप इज इक्वल टू कितना होगा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एल इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ई टू द पावर माइनस R2T अपॉन L, यही हो जाएगा पोटेंशियल ड्रॉप। अब इसमें वैल्यू आप चाहें तो पुट कर दीजिए, माइनस ई के जगह पर रख दीजिए 12 वोल्ट, 12 वोल्ट है, ई टू द पावर माइनस R2 की जगह पर 2, टाइम का वैल्यू टाइम ही रहेगा, टी ही रहेगा, और इंडक्टेंस का वैल्यू कितना है 400 मिली हेनरी है। तो 400 इंटू मिली के लिए 10 टू द पावर माइनस 3 कर देंगे यहाँ पर। तो 400 10 पावर 4 इंटू 10 पावर 2 लिख सकते हैं, 10 पावर माइनस 3 है तो 10 टू द पावर माइनस 1 नीचे आ गया, ऊपर ले जाएंगे 10 टू द पावर प्लस 1 हो जाएगा ऊपर, यानी 10 आ जाएगा ऊपर, और 2 टू या 4 नीचे आ जाएगा 2, यहाँ पर 2 टू या 4 2 आ जाएगा ऊपर 10, तो 10/2 कितना हो जाएगा 5। तो इसको सीधे लिख देंगे माइनस 12 ई टू द पावर माइनस 5t, यही हो गया। ये पोटेंशियल ड्रॉप है तो वोल्ट लिख देंगे। हमको लगता है समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। अब इसके दूसरे पार्ट में बढ़ रहे हैं, इसका हम ये मिटा देते हैं, सॉल्यूशन को मिटाते हैं। अब चलिए दूसरे पार्ट के लिए। अब देखिए, थोड़ा सा ऊपर कर दें। अब यहाँ पर ये जो सर्किट है, जब स्विच को ऑफ कर देंगे, कब, एसटीडी स्टेट में इसको मिटा देते हैं। एसटीडी स्टेट में स्विच को ऑफ कर देते हैं ये, तो यहाँ से सर्किट ये कट गया, इससे कोई बात नहीं है, करंट इसमें फ्लो होगा। अब ये करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया, और एसटीडी स्टेट क्या होगा ये बता रहे, एक सेकेंड यहाँ पर देखिए। यहाँ पर जब इसमें करंट
मैक्सिमम यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप मैक्सिमम हो जाएगा। यानी मैक्सिमम का अर्थ है अब इसमें करंट बंद होने होने को है, तो वो स्टेट होगा स्टेडी स्टेट। यानी हम जब स्टेडी ये हमारे करंट इसमें बंद हो गया तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा ही नहीं। आप तो समझ ही रहे हैं, जब करंट इसमें नहीं फ्लो होगा तो इंडक्टर में पोटेंशियल ड्रॉप कहाँ से आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा। लेकिन करंट बंद होने होने की स्थिति जो हो गई वही हो गई स्टेडी स्टेट, और उस सिचुएशन में जो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा वह ईएमएफ के लगभग इक्वल, मतलब ईएमएफ के इक्वल माना जाएगा। वो जस्ट ईएमएफ को वो ईएमएफ की तरफ बढ़ रहा है, ईएमएफ के वैल्यू की इक्वल पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर जस्ट होने वाला है। यानी वो अब उसके इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को ईएमएफ की इक्वल ले लेंगे जब स्टेडी स्टेट होगा तब। तो इस सिचुएशन में ये स्विच को ऑफ कर देंगे तो करंट अब इससे इसमें फ्लो होने लगेगा, ठीक है ना। तो उस समय शुरू में जब करंट t इक्वल टू 0 अब मानते हैं यहाँ पर, ये जब स्विच को ऑफ कर रहे हैं तो फिर टाइम t का वैल्यू 0 से शुरू कर रहे हैं यहाँ पर स्टेडी स्टेट के बाद, तो t इक्वल टू 0 पर यहाँ जो करंट ईएमएफ होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वह ईएमएफ की इक्वल होगा यहाँ पर, ठीक है, इनिशियल t इक्वल टू 0 पर। अब चलिए उसको आई नॉट मान लेते हैं करंट का वैल्यू, और वे बाद में आई नॉट का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो क्लियर दिख रहा है कि अब करंट कैसे फ्लो होगा, यहाँ से करंट ऐसे फ्लो होगा, इसमें करंट जाएगा, यहाँ पर दिख रहा है करंट। अब यहाँ पर हम लोग चाहे ऐसे बढ़ें, करंट को आई मान लेते हैं, अब यहाँ di2 नहीं होगा तो di हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ आई होगा, करंट को ऐसे घूम रहे हैं हम लोग। अब जैसे आप सर्किट में ऐसे घूम जाएं चाहे ऐसे घूम जाए, दोनों किधर भी देख सकते हैं हम लोग। यदि ऐसे ही हम चल रहे हैं, ऐसे सर्किट में चल रहे हैं, केवीएल अप्लाई कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर बाई केवीएल, यहाँ पर बाई केवीएल चलिएगा यहाँ पर, तो यहाँ से इधर बढ़ रहे हैं ऐसे प्लस से माइनस की ओर, तो एल डी आई बाई डी टी होना चाहिए, लेकिन होगा नहीं। देखिए यहाँ पर बता रहे हैं एल डी आई बाई डी टी क्या होगा यहाँ पर सिचुएशन, जब यहां से करंट, ये अब पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये करंट दे रहा है, तो करंट देगा तो ये पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा ना, तो करंट डिक्रीज होगा, तो करंट डिक्रीज होगा तो डी आई का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। फाइनल माइनस इनिशियल चेंज इन करंट, फाइनल कम होगा, करंट डिक्रीज हो रहा है तो इनिशियल ज्यादा होगा, तो डी आई क्या होगा, डेल्टा आई निगेटिव होगा, तो डी आई क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस, इसको यहाँ इधर थोड़ा सा इधर से लिखते हैं, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी यहाँ पर, और ये करंट यहाँ ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे नीचे से ऊपर जा रहा है, तो करंट ऊपर जा रहा है, हम कहाँ रहे हैं नीचे, तो माइनस हो जाएगा, माइनस, क्योंकि हम लोअर टू हायर बढ़ रहे हैं तो माइनस होगा, माइनस आई आर टू, इसमें भी बढ़ेंगे तो माइनस आई आर वन दिख रहा होगा, माइनस आई आर वन, ऐसे करंट नीचे जा रहा है, हम यहाँ से ऐसे ऊपर आ रहे हैं, इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। अब यहाँ पर इन दोनों को राइट साइड लेके चले गए तो माइनस एल डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा ना आई आर वन प्लस आई टू। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आई वाले टर्म को एक साथ कर देते हैं, तो डी आई अपॉन आई इज इक्वल टू डी आई अपॉन आई, इसको उधर लेके चले जाएंगे तो माइनस आर वन प्लस आर टू बाई एल, यहाँ पर आर वन प्लस आर टू अपॉन एल माइनस हो गई क्या डी टी। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, कहाँ से कहाँ तक, इधर भी 0 से टाइम टी तक इंटीग्रेट कर देते हैं। तो जब टाइम का वैल्यू 0 रखेंगे तो करंट यहाँ मैक्सिमम होगा, जिसे हम आई नॉट मान लेते हैं, और टी पर करंट को हम आई मान लेते हैं, ये आर टू से, आर वन से आर टू से भी वही करंट होगा। तो अब यहाँ पर डी आई बाई आई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग बेस ई आई, और यहाँ पर लिमिट जो होगा वो आई नॉट से क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू बाई एल, ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देंगे माइनस, और ये बाहर आ गया, तो डी टी का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, टी, तो माइनस आर वन प्लस आर टू अपॉन एल, माइनस ब्रैकेट में उसके बाद है आर वन प्लस आर टू अपॉन एल
डी टी का इंटीग्रेशन टी हो गया, जिसका वैल्यू 0 से टी तक होगा, लिमिट होगा। हालांकि इसे कोई बॉस नहीं है तो 0 से टी ही आ जाएगा, टी माइनस 0, लेकिन लिख दिए एक बार। तो अब यहाँ पर इसको, इसका वैल्यू पुट करेंगे तो आई लॉग आई के प्लेस पर आई, अब माइनस लॉग बेस ई आई नॉट, तो लॉग ए माइनस बी इक्वल टू लॉग ए बाई बी, इसके पहले वाले पार्ट में देखे ही थे, तो डायरेक्ट लिख देते हैं लॉग बेस ई आई अपॉन आई नॉट लिख देते हैं यहाँ पर। लॉग ए माइनस बी इक्वल टू लॉग ए अपॉन बी होता है, उसी के आधार पर इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा ये टी माइनस 0 उतना ही हो जाएगा, माइनस R1 प्लस R2 बाई L इंटू टी। अब इससे हम वहीं जो इसके पहले वाले पार्ट में देखे थे a टू द पावर x इज इक्वल टू n, तो x इज इक्वल टू लॉग n बेस a, तो i अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू ये e बेस है, तो ये e बेस रह जाएगा, ये पावर हो जाएगा यहाँ पर, तो i अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस e टू द पावर माइनस R1 प्लस R2 अपॉन L इंटू टी, यही हो गया ये वैल्यू। अब हम I का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो इधर कर लिख देते हैं I इज इक्वल टू, यहाँ पर पूरा दिख रहा है नीचे तक, हाँ दिख रहा है, I इज इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट को उधर भेज देंगे, तो आई नॉट ई टू द पावर माइनस R1 प्लस R2 बाई L इंटू टी, यही करंट का वैल्यू होगा, R1 से R2 से भी करंट होगा। अब यहाँ पर आई नॉट का वैल्यू कितना होगा, आई नॉट इज इक्वल टू, शुरू में बोले थे ना कि ये जो ईएमएफ है इसी के क्रॉस, इसी के इक्वल पोटेंशियल ड्रॉप इसके क्रॉस हो जाएगा स्टेडी स्टेट के समय, जस्ट वो होने वाला होगा, मतलब उतना ही मानेंगे, तो आई नॉट इज इक्वल टू उतना ही होगा ई अपॉन ईएमएफ ई अपॉन R1 प्लस R2 होगा, ईएमएफ ई होगा अपॉन R1 प्लस R2, आई नॉट इज इक्वल टू, और ई का वैल्यू अब वैल्यू रखना चाहे तो रख दीजिए, ई का वैल्यू 12 वोल्ट है, तो 12 लिख लीजिए अपॉन R1 प्लस R2, दोनों दो ओम है, तो 4 ओम हो गया, 2 प्लस 2 4 3 या 12, तो 3 एम्पियर करंट हो गया यहाँ पर आई नॉट का वैल्यू। और तब आई इज इक्वल टू लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू 3 एम्पियर ई टू द पावर माइनस ऊपर R1 प्लस R2, तो 4 हो जाएगा बाई L 400, इसको ऐसे लिखिए ताकि स्पष्ट समझ आए कि पावर में है। I इज इक्वल टू आई नॉट की जगह पर 3 ई टू द पावर दिस मच 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मिली हेनरी है, इसीलिए इंटू टाइम टी, तो यहाँ 10 टू द पावर 2 और 10 पावर माइनस 3, तो 10 टू द पावर माइनस 1 हो गया, ऊपर गया तो 10 टू द पावर प्लस 1 हो गया, अब 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ऊपर 10 हो गया यहाँ पर, तो I इज इक्वल टू कितना होगा 3 ई टू द पावर यहाँ पर 10t, और माइनस साइन है तो माइनस साइन यहाँ रहेगा, और ये एम्पियर में, एम्पियर यहाँ भी लिख देंगे क्योंकि पावर में है ये, तो ई टू द पावर दिस मच एम्पियर हो जाएगा। हमको लगता है आप लोग समझ रहे हैं, एम्पियर नीचे है मतलब पावर में नहीं है, ई टू द पावर में है ये, ई टू द पावर में है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। तो I इज इक्वल टू 3 ई टू द पावर माइनस 10t एम्पियर, यही होगा। हमको लगता है समझ रहे होंगे आप लोग अच्छे से। और ये मेरा ऑनलाइन जो क्लास चल रहा है, थोड़ा सा उसमें कभी डेमो करके आप देखिए ना, सैटरडे संडे को डेमो लेते हैं, संडे का डेमो लंबा ले सकते हैं, न्यू स्टूडेंट के लिए जितना देर मन करे, जहाँ से मन करे वो मेरे बारे में जानने के लिए जहाँ से मन करे क्वेश्चन पूछ सकता है, वो जेईई और नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जहाँ से जिस ब्रांच से मन करे, सैटरडे संडे वाले डेमो में ज़्यादा, सैटरडे को भी नहीं, संडे का जितना मन करे स्टूडेंट डेमो मेरा ले सकता है, जितने आवर का मन करे न्यू स्टूडेंट। और फिर उसके बाद मंडे से क्लास कंटिन्यू होगा, तो वो स्टूडेंट उसके बाद डेमो ही डेमो है 1 महीना तक, कोई फी नहीं भेजना है, 1 महीने के बाद फी भेजना है। स्पेशल बैच में ये व्यवस्था है कि यहाँ पर जब हम पढ़ाते हैं तो एक स्टेप लिखते हैं और बच्चों से पूछते हैं, 20 से अधिक स्टूडेंट नहीं होते हैं स्पेशल बैच में, तो उसमें फ़ायदा ये है, फी ज़्यादा है उसका जनरल बैच के रेस्पेक्ट में, तो स्पेशल बैच में यही फ़ायदा है कि स्टूडेंट हर टॉपिक पर, हर स्टेप पर डिस्कस करके
तब समझते जाएंगे। सारे बच्चों का ऑडियो अनम्यूट होता है, म्यूट नहीं करना है, वीडियो म्यूट रखना है, लेकिन ऑडियो अनम्यूट रखना है, बंद नहीं करना है। और हर स्टेप पर डिस्कस करते रहना है। बच्चों को समझ में आ रहा है तो फिर काहे के लिए बोलेंगे फालतू का, समझ में नहीं आ रहा है तो हर स्टेप पर पूछेंगे और बोलते रहेंगे बच्चे। और किसी से हम इरिटेट नहीं होता, बच्चे जितना मन करे पूछ सकते हैं, जितना बार मन करे किसी चीज़ को, वो जब तक समझ में नहीं आए तब तक हम बताते रहते हैं स्टूडेंट को। मतलब जेई और नीट का रिजल्ट दिलवाने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। रिपीटर्स बैच में भी इसीलिए व्यवस्था रखे हैं कि बच्चे जो हैं वो रिपीटर्स में भी, जेई का रिपीटर जो बैच है उसमें परसेंटाइल वाइज बांटा गया है बैच को, रिपीटर को परसेंटाइल वाइज। और नीट वाले में भी ऐसे ही किए हैं, मार्क्स वाइज बांटे हैं। पिछले ईयर में जितना मार्क्स उनका था उसके अकॉर्डिंग हम बांट दिए हैं बच्चों को, ताकि रिजल्ट दोनों बैच से मिल सके। फिर फाउंडेशन में तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। फाउंडेशन में तो जेई का अलग फाउंडेशन है, नीट का अलग फाउंडेशन बैच अपना चल रहा है। तो आप ऑनलाइन में कभी देख लीजिए डेमो करके। और दूसरी बात ये है कि बच्चे जहाँ से मन करें, रनिंग बैच में भी रनिंग टॉपिक, रनिंग के अकॉर्डिंग जहाँ से मन करे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कहीं कोई मतलब ये नहीं फिक्स है कि इसी बुक से क्वेश्चन बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिस बुक से मन करे बना सकते हैं। हाँ, कुछ दो तीन बुक हम बताते हैं दोनों के लिए, 3 बुक बच्चे बना लें उनके लिए बेहतर है। और जो बच्चे जो जानते हैं वही बुक जनरली वो हम बताते हैं। जो अच्छा बुक है जेई का वो बताते हैं, और नीट के लिए भी जो अच्छा बुक है उनके लिए वो बताते हैं। बच्चे एक तो पीवाईक्यू रहेगा ही, और दूसरा 2 बुक और बताते हैं जो बच्चे जब क्लास में आएंगे तो हम उनको बताएंगे, जिससे उनको फ़ायदा हो सके। या कोई पूछेगा तो कमेंट बॉक्स में तुम बता देंगे कि कौन कौन बुक सबसे अच्छा है अभी जेई के लिए, आपके लिए, और नीट के लिए कौन कौन बुक ज़्यादा अच्छा है। वो तो बेहतर हमको लगता है आप भी जानते होंगे, आप लोगों को बहुत पता होगा। तो ठीक है, डेमो में थोड़ा सा कभी आइए देखिए डेमो करके, और जहाँ से मन करे क्वेश्चन पूछ के देख लीजिए क्या स्थिति है, समझा कैसे पाते हैं ये आप देखिए ना डेमो करके। थैंक यू।